खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे शिवाजी पर महाराष्ट्र के पुणे में क्यों मचा बवाल, एक सोशल मीडिया पोस्ट से कैसे सुलग उठा पूरा शहर और पुणे बवाल के पीछे किसकी साजिश। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कौन सी साजिश का हुआ खुलासा, 17 साल बाद कैसे जागा पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का जमीर, भागवत की गिरफ्तारी का किसने दिया था ऑर्डर। वहीं 7:24 पर हम आपको दिखाएंगे कोलकाता में क्यों पकड़ी गई बांग्लादेशी हसीना, हीरोइन के भारत प्यार का क्या है आधार कनेक्शन। और 7:40 पर हम आपको दिखाएंगे इंडिया टू अमेरिका बादलों का बवाल, बूंद बम किस तरह मचा रही है तबाही। साथ ही दिखाएंगे न्यूयॉर्क में तबाही की एक तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात पुणे बवाल की करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में दो समुदायों के बीच टकराव हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मस्थल पर तोड़फोड़ की कोशिश हुई और इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि गांव में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई और इतना ही नहीं, कई गाड़ियों में आगजनी भी हुई। तस्वीरें दोन तालुका के यवत की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। भीड़ के बीच में पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उग्र हो चुकी भीड़ हंगामा करते हुए पत्थरबाजी कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि धीरे धीरे बवाल हिंसक हो गया। कुछ लोगों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात नियंत्रण में करने की कोशिश की। दरअसल 26 जुलाई को किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। इससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। इसी को लेकर एक शख्स ने आज एक भ्रामक पोस्ट वायरल कर दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। इस घटना के विरोध में यवत और आसपास के ग्रामीणों ने आज गांव पूरी तरह बंद रखा। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो चुका है। हिंसा, पत्थरबाजी और बवाल की तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई है। यहां साजिशन उपद्रवियों ने महावीरी जुलूस को निशाना बनाया। छतों से बजरंगबली के भक्तों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला तो उन पर भी दंगाइयों ने हमला बोल दिया और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और ये सब तब हुआ जब बिहार में चुनावी शोर अपने जोर पर है। दावा है कि इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है, जिसके बाद नीतीश की पुलिस भी एक्शन में आई। मुखिया के पति इसरार हुसैन को हिरासत में लिया, 500 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मौके से 6 आरोपियों को भी दबोचा गया। पुलिस का दावा है बदमाशों ने महावीर जुलूस पर साजिशन हमला बोला। बीच रास्ते में जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा छत से पत्थरबाजी की गई जुलूस को। वहाँ पे जो पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी एसएचओ भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में महावीरी झंडा जुलूस को टारगेट करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का ऑर्डर है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमले की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दंगाई साफ साफ नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जुलूस पर पथराव करते हुए उपद्रवियों को देखा जा सकता है। ऐसे में एसएसपी, एसपी और एसडीएम तक मोर्चा संभाल चुके हैं। साथ ही पॉलिटिकल एंगल से भी जांच की जा रही है। बिहार के लाखों करोड़ों वोटर्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबके मन में यही सवाल है कि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम बचा है या कट गया। लेकिन उससे भी ज्यादा एसआईआर ड्राफ्ट पर सियासतदानों की नींद उड़ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोर वोटर का नाम कटना। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी सरकार के साथ इलेक्शन कमीशन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका आरोप है बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है, जिसके सबूत वो देश के सामने लाने वाले हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। सिर्फ वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी ने ये तक कह दिया जो सबूत उनके हाथ लगे हैं वो एटम बम की तरह हैं। जो हमें मिला है वो एटम बम है।
मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। इस बयान के पीछे बिहार में एसआईआर के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, जिसमें से 35 लाख वोटर्स का अस्थायी पता नहीं मिला। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगह थे। करीब 22 लाख वोटर मृत पाए गए और 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म ही नहीं मिले। हालांकि 1 सितंबर तक सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन वोटर रिवीजन की लिस्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत उफान पर है। मालेगांव केस में कल फैसला आया और आज पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। दावा है कांग्रेस दफ्तर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और इसे साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया गया। पूर्व अधिकारी के इस खुलासे से सियासत में अब भूचाल आ चुका है। उन्होंने ये भी बताया था कि इसके पहले वहाँ पे उससे हायर अथॉरिटी जाके मोहन भागवत जी को मिले हैं, तुम कुछ फिक्र मत करो, जाके लाओ उनको। मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करने वाले महबूब मुजावर वो शख्स हैं जो केस की जांच में बतौर एटीएस इंस्पेक्टर शामिल थे। इनका आरोप है कि जानबूझकर मोहन भागवत को फंसाने की साजिश रची गई और मना करने पर पूर्व एटीएस अधिकारी को भी सजा दी गई। ऐसे में सवाल है, भगवा आतंक का भ्रम राइटर कौन? जांच बहाना, मकसद भागवत को फंसाना। हिंदू आतंक वाली थ्योरी, कांग्रेस की फेक स्टोरी। अब सवाल कांग्रेस पर उठाए जा रहे हैं और जवाब बीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है। वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। यानी ये तय है, मालेगांव केस में उस समय बीजेपी और संघ के खिलाफ सियासी साजिश चल रही थी। मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी होने से कांग्रेस बैकफुट पर थी। पूर्व एटीएस महबूब मुजावर के खुलासे के बाद कांग्रेस सियासी फायदे के लिए खोदे गए इस गड्ढे में अब खुद औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। और अब बीजेपी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी को मिल गया है कांग्रेस को सनातन और भगवा विरोधी साबित करने का एक और मौका। किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर परमवीर सिंह के पीछे कौन लोग थे। कांग्रेस इसका खुलासा करे। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। ये पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया। जो सैफरन आतंकवाद की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, इनके ऊपर ये थप्पड़ है। बीजेपी का ये तेवर दिखा रहा है कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस को आसानी से छोड़ने वाली नहीं। यानी साफ हो चुका है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी जानबूझकर गढ़ी गई, लेकिन हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की फितरत में आ गया है, ऐसा बीजेपी कहती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सनातन को लेकर फिर विवादित बयान दे दिया है। हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। पृथ्वीराज चौहान मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले से ये इतने आहत हुए कि उन्होंने एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद वाली बात दोहरा दी और इस बार तो केवल हिंदू आतंक ही नहीं बल्कि हिंदू कट्टरपंथी आतंक या सनातनी आतंक वाली भी बात कह दी। पृथ्वीराज के बयान पर बीजेपी हमलावर है। ये भगवा कहना तो गलत है, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है, भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। चव्हाण जी के विषय में ये कहूंगा, वो अपने पिता, उनके मूल पिताजी नहीं हैं जिनसे वो पैदा हुए हैं। वो जरूर किसी मौलवी से पैदा होंगे। सनातन धर्म के विषय में कोई ये कह नहीं सकता विश्व में हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूं, विश्व में हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने हिंदुओं को लेकर जहर उगला हो। इससे पहले भी पी चिदम्बरम और दिग्विजय भी भगवा आतंक। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुणे के यवत इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दो गुटों के बीच में तनाव के बाद एक्शन लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। धर्मस्थल पर पथराव किया गया था, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और ये तस्वीरें उसी आगजनी के बाद हिंसक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दो गुटों के बीच में तनाव के बाद एक्शन ले लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जहां हिंसा भड़की थी वहां की तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्मस्थल पर पथराव का ये पूरा मामला है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी।
और ये तस्वीरें उस हिंसा वाली जगह की इस वक्त आपके सामने। पुणे के यवत इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कुछ घंटे पहले यहाँ हिंसा भड़की थी। आगजनी की ये तस्वीरें देखिए, दो गुटों के बीच में तनाव हुआ और उसके बाद एक्शन ले लिया प्रशासन ने। कर्फ्यू लगा दिया गया है फिलहाल। संभल हिंसा का आरोपी और विवादित मस्जिद का सदर जफर अली मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया है। जेल से छूटने पर उसके समर्थकों ने फिल्मी अंदाज में आज उसका स्वागत किया। गले में फूलों की माला, खुली कार में रोड शो, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, हाथ हिलाकर ऐसे अभिवादन मानो कोई हीरो हो। लेकिन ये कोई अवार्ड विजेता नहीं, ये है संभल हिंसा के विलेन जफर अली, जिसे शहर को आग में झोंकने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में जेल भेजा। आज उसी को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। जेल से बाहर आते ही जफर को कंधों पर उठाया गया, फूलों से लादा गया, आतिशबाजी की गई और फिर करीब 42 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। आपको याद दिला दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए भयानक हिंसा के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मुख्य आरोपी बनाया गया था। दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दंगा फैलाने वाले को नायक क्यों बनाया गया, ये रोड शो वाला ड्रामा क्यों किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और जवान के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मिसेस चैटर्जी के लिए रानी मुखर्जी को अवार्ड दिया गया है। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर के लिए और कटल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। 12वीं फेल को बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को सम्मान मिला है। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना रशीदी के विवादित कमेंट को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी पर बीजेपी विरोध की मुद्रा में है। महिला अस्मिता से जोड़ते हुए बीजेपी ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया है, तो डिंपल यादव अब खुद ही बैकफुट पर चली गई हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले को यूं ही जाने देने के मूड में नहीं है। एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। राशिदी का ये बयान भले ही डिंपल यादव पर था, लेकिन बीजेपी ने इसे भारत की हर उस महिला से जोड़ दिया है जिनका परिधान साड़ी है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी महिला सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्ला बाजार चौराहे से महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर पदयात्रा की। देखिए, महिलाओं का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। किसी मौलाना को अधिकार नहीं है हमारे महिलाओं मातृ शक्ति के परिधान पे टिप्पणी करें। और जो लोग उसका मौन समर्थन कर रहे हैं, जो दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो ऐसे दलों की निंदा करते हैं। अखिलेश यादव चाहे मौलाना को माफ कर चुके हो, लेकिन बीजेपी माफ करने के मूड में नहीं दिख रही। सियासत की दुनिया में ऐसा कम ही होता है जब मंत्री अपने किसी अधिकारी को बचाने की बजाय गलत काम करने पर खुद ही जेल भिजवाता हो। जी हाँ, बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। महिला से छेड़खानी करने वाले अपने ही अधिकारी पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस से उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। मंत्री असीम अरुण के गुस्से का शिकार हुआ ये शख्स है उनका निजी सचिव जय किशन। मंत्री जी की मातहत था, पर साथ में मनचला भी था, जिसका शिकार बनी थी भागीदारी भवन में आउटसोर्सिंग पर काम कर रही एक महिला। नौकरी से हटा देने का डर दिखाकर ये शख्स महिला से छेड़खानी कर बैठा। वो भूल गया कि योगी सरकार में महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। एक पुलिस को बुला करके उनके खिलाफ एफआईआर, जो उनकी शिकायत थी, उस पर दर्ज किया गया। जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की। साथ साथ जो सचिवालय प्रशासन विभाग है, उसको भी एक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मैंने भेजी है। इस कार्रवाई से कई महकमों में हड़कंप का माहौल है और मनचले किस्म के अधिकारी और कर्मचारी डरे हुए हैं। क्या पता कब उनकी बारी आ जाए। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में अपराधी बेखौफ, बेलगाम, खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पटना के जानीपुर में बदमाशों ने 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। मृतक बच्चे का नाम अंजलि और अंश है। दोनों बच्चे स्कूल से आकर घर में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश घर में घुसे और बच्चों को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बच्चों की मां पटना एम्स में नर्स का काम करती है और जैसे ही उसे बच्चों की हत्या की जानकारी मिली है, वो सदमे में आ गई।
परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि साजिश है। दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। क्या किया हमको क्या पता, बेड पे जला हुआ मिला। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। लोग स्तब्ध हैं कि इतनी निर्दयता किसी मासूम के साथ कैसे की जा सकती है। बिहार के पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि जब विधायक मरीज से मिलने अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। और उसी धक्का मुक्की के दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें चेतन आनंद तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी पत्नी आयुषी गुस्से में नजर आ रही हैं। आरोप है कि उनके साथ मौजूद समर्थक और उनके सुरक्षा गार्ड जब हथियार लेकर अस्पताल परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी एम्स के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोका, जिसके बाद देखते ही देखते बात धक्का मुक्की तक पहुँच गयी। इस घटना के बाद विधायक चेतन आनंद ने फुलवारीशरीफ थाने में मामला दर्ज कराया है, जिससे नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और मांग करने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और विधायक ने एक रेजिडेंट डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले छांगुर के भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से भी उसके गहरे संबंध हैं और पाकिस्तान के इशारे पर ही छांगुर भारत में धर्मांतरण का खेल खेल रहा था और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए छांगुर को पाकिस्तान से भी फंडिंग मिली और इसी पैसे की मदद से उसने अपने धर्मांतरण का काला खेल आगे बढ़ाया। पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के चौथे दिन ईडी ने छांगुर से कई सवाल जवाब किए। ईडी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान से उसे फंडिंग मिली थी। उसने बताया कि पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद मिली। ईडी ने पूछा कि धर्मांतरण क्यों करवाया। उसने दलील दी कि अपने धर्म का प्रचार कैसे गलत हो सकता है। ईडी ने दुबई यात्रा के बारे में पूछा। छांगुर ने कहा कि मददगारों ने टिकट का इंतजाम किया। ईडी ने पूछा नीतू उर्फ नसरीन को साथ क्यों ले जाता था। जवाब आया कि नसरीन धर्मांतरण का काम आगे बढ़ा रही थी। लगातार ईडी के सवालों से बच रहे छांगुर ने ईडी की सख्ती के बाद इस बात को स्वीकार किया कि उसकी संस्था को तमाम अलग अलग देशों से फंडिंग होती थी, जिनमें पाकिस्तान की भी एक संस्था शामिल थी। फिलहाल ईडी ने छांगुर की दुबई संपत्ति की जानकारी जुटा ली है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में राधे राधे कहने पर नन्ही सी बच्ची को पीटा गया और उसके मुंह पर टेप तक चिपका दिया गया। क्या लगाया मुंह में? टेप और एच। हाँ? तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई और मेरे को मार दिया। हाथों पर चोट के निशान और नन्ही बच्ची की आप बीती सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्कूल में बच्ची के राधे राधे कहने पर उसे मारा पीटा गया और उसके मुंह पर टेप लगा दी गई। जरा सुनिए बच्ची की आप बीती। क्या लगाया मुंह में? टेप और एच। हाँ? तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई और मेरे को मार दिया। हाँ? हाँ। क्या बोली तो टेप लगा दिया बेटी? हाँ। और ना मेरे को चिल्ला के बात की। बच्ची के पिता के अनुसार स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्ची के मुंह पर टेप 15 मिनट तक लगाए रखा। इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पूर्णिया में भगवत गीता का कवर लगाकर बाइबल और कुरान के प्रचार के विवाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने आज समाजवादी पार्टी से लेकर एसपी के साथ मुलाकात कर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और एसपी स्वीटी सहरावत को ज्ञापन सौंपा। 27 जुलाई की इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई से हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। संगठनों का कहना है कि गीता के नाम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, लेकिन विरोध करने पर उल्टे उनके कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन असल गुनहगार कोई और है। गीता के आड़ में ये अवैध बुक बेच रहे हैं और जो इनका संस्करण तैयार किए हैं वो कई हत्या के केस में जेल में हैं। अभी आप लोग बलात्कार के केस में जेल में हैं।
सदर विधायक विजय खेमका ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और निर्दोषों को न फंसाने की हिदायत दी है। गीता को बदनाम करने का काम करता है, तो जो प्रकाशक है, जहाँ से वो प्रकाशित हुआ है, उसके प्रकाशन पर जांच करके जहाँ से प्रकाशित हुआ उस प्रकाशक को और लिखने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद ही नहीं थे, बावजूद इसके उनके नाम पर एफआईआर जोड़ दिए गए। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉनसून सीजन में ड्रोन और सुरंगों के जरिए घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बारिशों के चलते घने जंगलों में उगी घास का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ाई गई है। ऐसे में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और खास तौर पर जम्मू, राजौरी, सांबा और कठुआ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मॉनसून के दिनों में जहां पाकिस्तान की यहां पर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, ऐसे में एंटी टनलिंग और एंटी ड्रोन ऑपरेशन लगातार जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सुरक्षा बलों द्वारा यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हाल ही में पूंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, जबकि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी घाटी में मारे गए और एक को जम्मू में दबोचा गया था। एंटी टनलिंग और एंटी ड्रोन ऑपरेशन लगातार जारी है। एलओसी में इंटरनेशनल बॉर्डर तक हर हरकत पर भारतीय जवानों की पैनी नजर है। अब पाकिस्तान की हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और हर एनकाउंटर का जवाब गोली से दिया गया है। कहीं गौतस्कर पुलिस की गोली से घायल हुआ है, तो कहीं लुटेरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। जिन बदमाशों ने खुलेआम दहशत फैलाई, अब उन्हीं पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर जुर्म करोगे तो हिसाब ऑन द स्पॉट होगा। योगी फोर्स अपराधियों का हिसाब ऑन द स्पॉट करके उन्हें सबक सिखा रही है। 3 जिले, एक जैसा एक्शन और टारगेट पर वो अपराधी जो कानून को चुनौती देकर सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन योगी फोर्स ने उनका मौके पर ही इलाज कर दिया। ये ठगी का वो उस्ताद है जो पुलिस से बचता फिर रहा था, मगर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई, गोली चली और हाल देखिए क्या हुआ। जिसने 10 लाख की ठगी की थी, अब वही बदमाश पुलिस के कब्जे में है। कौशाम्बी में जो अपराधी मंदिर से चोरी करके भागे थे, उनमें से एक को देखिए कैसे लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने गोलियां चलाई। पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें एक के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे को दबोच लिया गया। देवरिया में इन गौ तस्करों को देखिए जो अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे। आरोपियों ने बचने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। अब अस्पताल में भर्ती हैं और कानून की गिरफ्त में भी। असम पुलिस ने बॉर्डर पर एक मस्जिद और मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की और इससे आज हड़कंप मच गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई सालों पुरानी मस्जिद पर स्थानीय हिंदुओं ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हिंदुओं के साथ टॉर्चर किया जाता था। सरकारी जमीन पर मदरसे में अवैध गतिविधियां संचालित थीं। ये सरकारी जमीन है, ये जंगल की जमीन, जंगल का जमीन है, ये जंगल का जमीन है, ये फॉरेस्ट का विलेज है। यहाँ में मद्रासा में बहुत ट्रेनिंग देता है ये लोग। 10 साल पहले यहाँ 24 हिंदू परिवार थे जो अब 60 के आसपास हैं, जबकि उस वक्त 30 मुस्लिम परिवार थे जो अब 400 हो गए थे। कुछ लोग तो इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहते थे। असम नागालैंड बॉर्डर के मधुपुर गांव में कार्रवाई के दौरान प्रशासन को ये अवैध मस्जिद और मदरसा मिला। गोली निपथाड़ इलाके से नागालैंड की सीमा महज 2 किलोमीटर है। तकरीबन 15 एकड़ में फैले इस अवैध मस्जिद में बने मदरसे को तोड़ दिया गया। आज इस अवैध मस्जिद में आखिरी बार नमाज हुई और इसके बाद सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। देवा भाऊ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर जमकर चल रहा है। मुंबई समेत प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो रही इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में भी एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। निगम ने ऐसे सैकड़ों घरों और दुकानों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने अपने मकानों और दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को बंद कर दिया था, जिससे लोगों को थोड़ी और मोहलत मिल गई थी। करीब 15 दिनों की चुप्पी के बाद सोमवार से एक बार फिर बुलडोजर इन इलाकों में गरजने लगेंगे। निगम अब तक यहाँ 4,500 मकानों दुकानों पर कार्रवाई कर चुका है। कहीं अवैध तरीके से बना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जमींदोज कर दिया गया, तो कहीं अवैध हिस्सों को गिराया गया। इन कार्रवाइयों से लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन निगम ने पहले ही कोर्ट से आदेश लेकर इन्हें नोटिस भेज दिया है और अब लोगों के पास इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है।
अगर आप भी सड़क किनारे ढाबों पर खाना खाते हैं तो फिर अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बागपत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स तंदूर में रोटी लगाने से पहले थूकता नजर आ रहा है। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपको गुस्सा आएगा। इस हरकत के बाद ढाबों से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है यही सच है। शख्स जितनी बार तंदूर में रोटी लगाता है उससे पहले थूकता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ढाबे का नाम आबिद ढाबा है और यहाँ काम करने वाला शख्स खास धर्म का है जो बार बार रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई और मकसद है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन आपको भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात एक वर्दी वाले ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर फिल्मों में ही देखने को मिलता है। अकेले ही 3 बदमाशों से वो भिड़ गया और फिर बिना डरे उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। ये तालियां दिल्ली पुलिस के उसी स्टार पुलिस वाले के लिए है। दावा किया जा रहा है कि ये हैं करतार यादव, जिनके साहस की तारीफ आज सभी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। बाइक पर अपराधियों का पीछा कर रहे ये करतार यादव है। जानकारी के मुताबिक मामला मालवीय नगर इलाके है, जहां रात के वक्त एक बाइक पर 3 शातिर पुलिस को देखकर भागने लगे। सिपाही करतार यादव ने उन्हें देख लिया और बाइक उनके पीछे दौड़ा दी और फिर जो हुआ वो बहादुरी की मिसाल बन गया। 3 अपराधियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब आरोपी भागने लगे तो करतार ने एक के पैर पर गोली मार दी और सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से तीनों को पकड़ लिया। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक जरूरत बन चुका है। आज से यूपीआई में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें अब आप दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। आपके यूपीआई ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही प्रोसेस किए जाएंगे। अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल होता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके आपको मिलेंगे। अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रिसीवर का नाम दिखाई देगा। इससे यूपीआई सिस्टम पर लोड कम होगा, इससे सिस्टम फास्ट होगा और रुकावट भी दूर हो जाएगी। अब पीक आवर्स में ट्रांजैक्शन ज्यादा कर पाएंगे। क्या आपने भूतों को प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वसई में एक अनोखा प्रदर्शन। यहाँ कुछ लोग भूत के गेटअप में नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और विरोध जताने लगे। ये नजारा किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के वसई की तस्वीर है। यहाँ स्थानीय लोगों ने वसई के बेनापट्टी कब्रिस्तान में झूले और व्यायाम उपकरण लगाने का विरोध किया था। भूत प्रेत के भेष में प्रदर्शनकारियों ने वसई विरार नगर निगम कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। कोई सफेद चादरें ओढ़े तो कोई काली चादर ओढ़े भूतिया मेकअप के नगर निगम के ऑफिस पहुंचे और तंज कसते हुए कहा कि भूतों की अच्छी देखभाल हो रही है और अधिकारियों को फूल भेंट किए। हालांकि इस विरोध के बाद नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही झूले और उपकरण हटा दिए थे। विरोध प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धार्मिक स्थानों पर नकली पनीर का खेल खुलेआम चल रहा है। पहले वैष्णो धाम, अब मथुरा में एक डेयरी से मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। सवाल ये है कि क्या धार्मिक नगरी में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि डेयरी का नाम ब्रिजवासी और संचालक मुबारक पुत्र अब्दुल्ला और काम नकली पनीर बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना। सबसे पहले ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां 800 किलो नकली पनीर मिला। पनीर पहुंचाने वाला अब्दुल अहद था और सप्लायर का नाम सद्दाम। अब मथुरा के कोसी कला में ब्रिजवासी डेयरी चला रहे मुबारक की डेयरी से निकली पनीर मिला। खाद्य विभाग की टीम को मौके से 600 किलो नकली पनीर बरामद हुआ। इसके अलावा 60 लीटर रिफाइंड ऑयल भी डेयरी से मिला है। पामोलिन ऑयल, 100 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 8 किलो सफेद घोल बरामद किया गया। डेयरी संचालक का नाम मुबारक बताया जा रहा है। टीम ने मौके से पनीर, मिलावटी दूध, सफेद घोल, पामोलिन ऑयल समेत 6 नमूने लिए। बरामद किए गए पनीर और अन्य मिलावटी सामग्री को सीज कर दिया गया है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा और वो सवाल ये है कि आखिर नकली और असली पनीर की पहचान आखिर कैसे की जाए। हम बताते हैं। नकली पनीर को जांचने का एक बेहतरीन तरीका फ्लेम टेस्ट है। और पनीर का एक टुकड़ा लीजिए, उसे धीमी आंच पर रख दीजिए। अगर पनीर जलते ही केरोसिन या प्लास्टिक जैसी गंध छोड़ने लगे तो फिर ये नकली मावा है, यानी नकली पनीर है। वहीं असली पनीर जलने पर कोई खास गंध नहीं छोड़ता और धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है।
टेक्सचर टेस्ट पनीर को हल्के से अगर आप दबाएंगे तो पनीर सख्त या स्पॉन्जी हो तो फिर मिलावटी हो सकता है। असली पनीर हल्का सा नरम होता है और दबाने पर जल्दी बिखरता नहीं है। पनीर को चक्कर भी असली नकली का पता लगाया जा सकता है। अगर पनीर खाने में खट्टा, ज्यादा चबाने वाला या साबुन जैसा स्वाद दे रहा है तो ये फिर मिलावटी है। वहीं असली पनीर का स्वाद हल्का मीठा और ताजा महसूस होता है। वाटर इमर्शन टेस्ट, एक गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें पनीर का एक टुकड़ा डालिए और अगर पनीर पानी में पूरी तरह घुलने लगे या उसमें सफेद झाग निकलने लगे तो फिर समझ जाइए कि ये नकली है। असली पनीर पानी में बिना घुले और बिना किसी झाग के तैरता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कहासुनी से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है इस दौरान शख्स को जिंदा ही गटर में फेंक दिया गया और अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये भाईजान की गुंडाई का लाइव सबूत है। देखिए कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। पहले 3 लोगों ने गटर का ढक्कन हटाया जिससे विवाद हुआ। वो कुछ समझ पाता तब तक आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसमें गिरा दिया। न रहम, न शर्म, न इंसानियत, सिर्फ आरोपियों का खौफ और खुलेआम दबंगई। कह सकते हैं कि पूरी घटना में जिसकी भूमिका अहम रही वो चुपचाप यहाँ से स्कूटी स्टार्ट करके फरार हो गया। पास में खड़े व्यक्ति ने मदद के लिए लोगों को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने गटर में फेंके गए शख्स को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़क पर घूमते आवारा जानवर, खासतौर पर नंदी, अक्सर परेशानी का सबब बन जाते हैं। कभी ट्रैफिक रुक जाता है तो कभी किसी पर जानलेवा हमला कर देते हैं ये जानवर। कभी कभी तो इनकी आपस की लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि आसपास के लोगों की भी जान पर बनाती है। चाय की दुकान पर बैठे इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जहां बैठकर ये चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं उस पर नंदी का गुस्सा कुछ इस तरह टूटेगा। ये वायरल वीडियो लखनऊ के नवाबगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 नंदी आपस में भिड़ गए। पास में मौजूद लोग उन्हें लड़ता देख वहां से भाग खड़े हुए। दोनों नंदी लड़ते लड़ते दुकान की तरफ बढ़ने लगे। नुकसान के डर से दुकानदार एक छड़ी लेकर इन्हें वहां से हटाने लगता है। अचानक लड़ाई में कमजोर पड़ रहा एक नंदी चाय के ठेले के ऊपर से छलांग लगा देता है, जिसमें दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। इसी बीच दूसरा नंदी एक बार फिर हमलावर हो जाता है, जिसके डर से टेंट में फंसा हुआ नंदी ठेले के साथ ही भाग खड़ा होता है। इंसान का जनाजा तो आपने भी जरूर देखा होगा, लेकिन स्कूटी का जनाजा देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो फिर देखिए। स्कूटी जिसे 4 लोग कंधों पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ा रहे हैं। नजारा भारत के एक पहाड़ी गांव का है, जहां आज भी सड़कें नहीं पहुंची। ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। जिस तरह जनाजा उठाया जाता है उसी तरह इन ग्रामीणों ने एक 2 व्हीलर को रस्सियों और बल्लियों से बांधकर कंधों पर उठा लिया है। वजह गांव तक सड़क नहीं है और स्कूटी पहुंचाने का यही एकमात्र रास्ता है। ये नजारा उत्तराखंड या हिमाचल जैसे किसी पहाड़ी इलाके का लग रहा है। यहाँ आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़क, एम्बुलेंस या बाइक पहुँचना सपना ही है। वायरल वीडियो में स्कूटी के पीछे एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है, जो हाथ हिलाता हुआ इस अद्भुत नजारे के साथ खुद भी वायरल होने के लिए पीछे पीछे चला आ रहा है। 21वीं सदी में भारत चांद तक पहुंच गया। ऐसे दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच तो हो ही गई, जिसकी बदौलत ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे अपने कई गांव अब भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे भक्ति की शक्ति कहें या फिर आस्था के प्रति विश्वास, देश के कई मंदिरों में हर साल भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब भक्तों के इस दान को लेकर मेवाड़ का सांवलिया सेठ मंदिर चर्चा में है। जब यहाँ का दान पात्र खोला गया तो ऐसा लगा जैसे कुबेर ने यहाँ धन वर्षा कर दी हो। सिर्फ 1 महीने में इस मंदिर की आस्था से हुई कमाई लगभग 30 करोड़ तक पहुँच गई है, जो इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है, जिसने मेवाड़ के सांवलिया सेठ मंदिर की कमाई से कुबेर को भी चौंका दिया है। श्रद्धा और आस्था के प्रतीक भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्तों ने अपने दान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंदिर की हुंडी में किए गए दान की गिनती की प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू होकर 6 चरणों में 1 अगस्त तक चली। 6 चरणों की दान गणना में कुल 28 करोड़ 32,45,555 रुपए नकद प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 1 किलो 443 ग्राम सोना भी मिला है। 204 किलो 500 ग्राम चांदी भी मंदिर को चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा इस मंदिर की बढ़ती आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजस्थान में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। कई जिले जलमग्न हो गए हैं। गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। चूरू में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जहां कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है।
शहर की गलियों में कमर तक पानी है। पुलिस थाने से लेकर चौक चौराहे तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मजबूरी ऐसी कि डूबकर इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है, तो कुछ लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आसमान से गिरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के धौलपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ समाते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ट्रक को नाव समझ लिया और उसी पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक शख्स हाथ उठाकर उन्हें नदी में छलांग लगाने के इशारे दे रहा है, लेकिन दोनों शख्स नहीं माने और ट्रक के साथ कुछ दूर बहने के बाद नदी में डूब गए। पुलिया से गिरने के बाद कुछ दूर तक ट्रक पानी में तैरता जरूर रहा, लेकिन अचानक गहराई में जाकर वो डूबने लगा और ट्रक के साथ दोनों युवक भी नदी में समा गए। आसपास खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच सकी। धौलपुर की ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है। बाढ़ के वक्त बहते पानी को कभी हल्के में ना लें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश से हालात बेहद बिगड़ गए हैं। यहाँ पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। मंदिर, घर बार सब कुछ डूब गया है। तस्वीरें तेंदुखेड़ा के देवरी गांव की हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, गांव में बना मंदिर और मकान पूरी तरह सैलाब की चपेट में आ गए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से कई घर भी लबालब हो चुके हैं। घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया। बारिश के 3 दिन बाद भी गांव से पानी की निकासी नहीं हुई। लोगों के घरों में रखा अनाज और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि अब लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ही नहीं बचा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। बारिश के बाद ताज नगरी यानी आगरा की सड़कें पानी पानी हो गई हैं। जल भराव ऐसा कि सड़कों पर नाव चलाना भी अब हकीकत दिख रहा है। आगरा की जलमग्न सड़कों पर नाव में सवार एक शख्स माइक लेकर स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जलभराव पर अनोखे अंदाज में तंज कसते हुए बोट लेकर आगरा की सड़कों पर इस शख्स ने सफर किया और माइक से स्मार्ट सिटी की असलियत का ढोल भी बजा दिया। 1856 करोड़ रुपए सरकार ने इसको स्मार्ट बनाने के लिए बनाया है। हम आदरणीय महापौर, मेयर, विधायक, सांसद सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रतियोगिता आगरा में रखी और हम वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी आगरा की सड़कों पर भरे पानी में राफ्टिंग कर रहे बाल योगी ने प्रशासन पर तंज करते हुए ऐसा वार किया है जिससे शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी भी अब पानी पानी हो गए होंगे। सवाल बड़ा है, जब स्मार्ट सिटी में नाव चलाना मजबूरी बन जाए तो जवाबदेही किसकी? बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है, जनता जवाब तो मांगेगी ही। और लगातार हो रही बारिश के चलते दामोदर नदी उफान पर है। मैथन और पंचेत डैम से आज सुबह 46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके चलते आसपास के गांव समेत आसनसोल तक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। भयंकर उफान की ये तस्वीरें देखिए जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आई हैं। डैम की दहाड़ यहां तक साफ सुनाई दे रही है। झारखंड के धनबाद में मैथन और पंचेत डैम से 46,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आसनसोल में भी भयंकर उफान है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि किसी को भी बहा कर ले जाए। बावजूद इसके कुछ लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन की अपील के बावजूद कई लोग उफान के पास नजर आ रहे हैं। चट्टान पर मौजूद 2 लोग तो कपड़े उतारकर इस उफान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भयंकर उफान में स्नान कितना घातक और जानलेवा हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बचाव के लिए एक शख्स ने टायर ट्यूब पहन रखी है। निचले इलाकों के कई गांव में बाढ़ के खतरे को लेकर दहशत का माहौल है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के भागलपुर से शादी की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ बारिश भी नहीं रोक पाई ये बारात। मौसम की दुश्वारियों के बीच नाव पर सवार होकर दूल्हा बारातियों संग अपनी दुल्हन को लेने उसके घर पहुंचा और फिर अपने घर भी ले आया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां प्यार, जज्बा और जिद ने मिलकर ये अनोखा विवाह रचाया।
बाढ़ से डूबी राहों के बीच बाकरपुर गांव से दूल्हा देवमुनि कुमार नाव से बारात लेकर कटिहार पहुंचा। इस बारात ने करीब 35 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की। आज से मेरी सारी रास्ते में बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी बारात रुकी नहीं। नाव पर बारातियों के साथ दूल्हे की मोटरसाइकिल और ससुराल से मिला घरेलू सामान भी रखा नजर आया। नाव पर सजी बारात और खुशियों का समंदर, ये शादी भी मिसाल बन गई। देवमुनि कुमार की मुस्कान बताती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। भले बाढ़ आई, राहें डूबी, लेकिन बारात फिर भी नहीं रुकी। भागलपुर से कटिहार तक मोहब्बत की इस यात्रा ने सबका दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश और बिहार से बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार आफत के बीच अब सरकारी सिस्टम की बेरुखी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि बिहार के जमुई में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सैलाब में उतरना पड़ा। परिवार वाले महिला का हाथ थामे नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। न सड़क न पुल। जमुई के चकाई गांव में लोग आज भी इसी तरह अस्पताल जाते हैं। न इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है और न ही यहाँ के विधायक सांसद इनकी सुध लेते हैं। इन्हीं हालातों में मध्य प्रदेश के शहडोल में भी एक गर्भवती महिला किसी तरह नाव से अस्पताल पहुंची, लेकिन जब उम्मीद थी कि सरकारी मदद मिलेगी, तब सिस्टम ने मुंह फेर लिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे सरकारी एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में परिजनों को प्राइवेट साधन की तलाश करनी पड़ी। यानी बारिश ने हालात जरूर बिगाड़े हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने डबल अटैक किया है। बारिश के बाद जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं अब लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं और इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें डराती हैं और चेतावनी भी देती हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 30 जुलाई को वो मंजर देखने को मिला जो कोई श्रद्धालु कभी याद नहीं रखना चाहेगा। गिरने वाला है। देखिए, अचानक लैंडस्लाइड हुआ, फिर पहाड़ से एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एनडीआरएफ के जवानों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और मलबे के बीच से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। मंडी में पंडोह बांध के पास भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मलबे से पट गया। जो रास्ता कल तक ट्रैफिक से जूझ रहा था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। लैंडस्लाइड का कारण बना मूसलाधार बारिश, जिसने जमीन को अंदर से खोखला कर दिया, जिससे पहाड़ टूटा और आवाजाही थम गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, जो मशीनों से मलबा हटाने में जुटी हैं।